हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र विषय का बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, जिसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के विषय में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम जो बात कर रहे हैं वह टॉपिक है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। हम सब इस शब्द से परिचित हैं और जो देश है हमारा, वो देश का विकास किस प्रकार से आतंकवाद से बाधित होता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना हम आतंकवाद के कारण करते हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। और समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम सभी को समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें पता होना चाहिए कि आतंकवाद का अर्थ क्या है और आतंकवादी गतिविधियां भारत में किस प्रकार से संचालित होती हैं और किस प्रकार से जो आतंकवाद है वो आतंकवाद हमारे देश को प्रभावित करता है, देश के विकास को प्रभावित करता है। तो आतंकवाद को यदि हम अर्थ देखने की कोशिश करें तो आतंकवाद मुख्यतया कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं के खिलाफ किया गया एक आपराधिक कार्य है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यवाहियों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगे मनवाना है और इसका जो मूल सिद्धांत है वो है कि जानमाल का नुकसान पहुंचाने वाली आतंकी कार्यवाहियां बार बार की जाएं, जिससे जनसाधारण में आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रतिरोध की जो भावना है वह समाप्त हो जाए और जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति एक इस प्रकार की भय की मनोवृत्ति का शिकार हो जाए और जिसके माध्यम से जो भी मांगे ये व्यक्ति, जो आतंकवाद करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपनी मांगें जो मनवाना चाहते हैं उन मांगों को वो मनवा पाएं। तो आतंकवादी वह है जो अपनी मांगें मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले। अर्थात आतंकवाद का आशय है कि अपनी मांगें मनवाने के लिए बल का प्रयोग करना। तो यदि हम आतंकवाद का उद्देश्य देखने की कोशिश करें तो ये राज्य सत्ता को अस्थायित्व का शिकार बनाता है, राज्य सत्ता का अवमूल्यन करता है और जनता में इतना भय पैदा कर देता है, इस प्रकार भय की मानसिकता पैदा कर देता है कि वह सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें भी वो उसकी जो सरकार की जो क्षमताएं हैं उन पर भी वह व्यक्ति जो जनता है वह शक पैदा करना, शंका करना उसके विषय में शुरू कर देती है। आतंकवादी कार्य प्रणाली की यदि हम बात करें तो आतंकवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्यतया कुछ प्रणालियों, कुछ तकनीकों को अपनाते हैं, जैसे विमानों का अपहरण करना, कुछ प्रमुख हस्तियों का अपहरण करना, सार्वजनिक नेताओं की हत्या करना, तोड़फोड़ करना, बम विस्फोट करना। और कभी कभी आतंकवादी ऐसा भी सोचते हैं कि दो समुदायों के बीच घृणा का वातावरण वे खड़ा कर दें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इसके एग्जाम्पल हम भारत में देख चुके हैं समय समय पर, जबकि चाहे वे 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंकवादियों द्वारा भारत विभाजन की जो मांग थी उसके लिए ऐसा किया गया, या फिर 1992 में खालिस्तान की मांग से जुड़े कुछ आतंकवादी गतिविधियां। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हमें समय समय पर दिखाई देती हैं। आतंकवाद की दृष्टि से यदि भारत में इसकी स्थिति हम देखने की कोशिश करें तो 1983 से 92 का जो समय है वो बहुत अधिक चिंताजनक स्थिति का समय है और उस समय की जो स्थितियां थी उनके कारण आतंकवाद की स्थिति आज तक हमें भारत में बनी हुई दिखाई देती है। हालांकि आतंकवाद की शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात ही हमें हो गई थी, देखने के लिए मिलती है। आतंकवाद का उदय उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की हम बात करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर हुआ। और सबसे पहला आतंकवादी संगठन अंगामी जापुफिजो नागा नेशनल काउंसिल था। इसके माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैंड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू किया और शीघ्र ही विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे पीएलए के नाम से जाना जाता है, और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको कि एमएनएफ की गति के कारण के नाम से हम जानते हैं, और इनके कारण जो आतंकवादी गतिविधियां हुई वो मणिपुर और मिजोरम तक फैल गई। और जो पीएलए और एमएनएफ हैं, ये जो हमारा एनईआर रीजन है, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर आज भी हमें ये नाम हमें सुनाई देते हैं और इनके द्वारा आतंकवादी गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से लड़ाई करना, इस तरह के जो गुरिल्ला प्रशिक्षण
शस्त्र सामग्री और की उपलब्धता इत्यादि की जो प्रणाली है वो हमें यहाँ पर इनके माध्यम से देखने के लिए मिलती है। भारत में यदि हम आतंकवादी गतिविधियों को तो अनेक राज्यों में हमें आतंकवाद की स्थिति दिखाई देती है। पंजाब में यदि हम स्थिति को देखने की कोशिश करें तो आतंकवादी कार्यवाही का बहुत अधिक चिंताजनक और बदतर रूप हमें पंजाब में आतंकवाद के रूप में देखने के लिए मिलता है। 1983 से ही यह स्थिति प्रारंभ हो गई थी और भिंडरावाले के संरक्षण में कुछ उग्रवादी संगठनों जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन AISSF और दशमेश रेजिमेंट बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी। ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्याएं करने, बम विस्फोट करने और एक विशेष संप्रदाय के निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्याएं करने में संलग्न हुए और हत्याओं के इस क्रम में निरंकारी बाबा, लाला जगत नारायण, रमेश चंद्र, IG अटवाल, प्रोफेसर तिवारी, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी हत्याएं की गई। और इसके अतिरिक्त भी अनेक सैकड़ों लोग हैं उनकी इन आतंकवादियों के द्वारा हत्याएं की गई। और जब 1984 में आतंकवाद की जो गतिविधियां जब अपने चरम पर थी तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केंद्र स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश कराया और इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसके माध्यम से समझा गया कि पंजाब में आतंकवाद की जो रीढ़ है वह टूट चुकी है। परंतु यह बात उस समय गलत साबित हुई जब 31 अक्टूबर 1984 को पंजाब में आतंकवाद से जुड़े हुए श्रीमती गांधी के ही 2 अंगरक्षकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और श्रीमती गांधी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी ग्रुपों की हत्या सूची में शामिल हो चुका था। तो जब देश के प्रधानमंत्री तक आतंकवाद की जो घटना है उस घटना से हमें सुरक्षित नहीं दिखाई देते तो निश्चित रूप से जो आम जनता है उस आम जनता में एक जो भय का माहौल है वो भय का माहौल बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह उनकी मनोवृत्ति पर हमें देखने के लिए भी मिलता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं से हम सभी लोग परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से आतंकवादी संगठन हमें यहाँ दिखाई देता है। KLA यानी कश्मीर लिबरेशन आर्मी, हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते तुबला, अल फरान, हरकत उल अंसार, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ऑल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस, हुर्रियत में नरमपंथी उग्रपंथी दोनों ही शामिल हैं। ये कुछ आतंकवादी संगठन हैं जो कि हमें जम्मू कश्मीर में सक्रिय दिखाई देते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन और उनके सदस्य अपना उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति प्राप्त करना बताते हैं और कुछ का घोषित उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान में विलय माना जाता है। और इन आतंकवादियों द्वारा लंदन में भारत के राजनयिक RM म्हात्रे का अपहरण और उनकी हत्या की गई। इस क्षेत्र में अनेक आतंकवादी अपहरण, लूटमार, बम विस्फोट, हत्या, ये सभी गतिविधियां यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। और चिंताजनक तथ्य यह है कि 1990 के मध्य तक आतंकवाद कश्मीर क्षेत्र तक सीमित था और धीरे धीरे आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में भी अपने पैर पसार लिए। और जो जम्मू कश्मीर में हमें आतंकवाद की जो स्थिति है वो आतंकवाद की स्थिति बहुत ही चिंताजनक रूप में हमें पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही असम, उत्तर पूर्वी राज्यों, गोरखालैंड और झारखंड आदि क्षेत्रों में आतंकवाद हमें दिखाई देता है। 1947 से ही जो असम में हमें पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी बंगाल से इनका आना जाना जारी था और 1970 तक ये लगभग जारी भी रहा। 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिए आंदोलन और बाद में स्वाधीन बांग्लादेश की स्थापना से असम से आने वाले जो घुसपैठी हैं उनकी संख्या तब तक लाखों में हो चुकी थी और जो आतंकवादी गतिविधियां थी वो NER क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। 85 में असम समझौता भी किया गया जो कि 1983 में हुई जो नीली का नरसंहार था उसके बाद संपन्न हुआ था और इसके बाद असम की स्थिति में कुछ सुधार हमें देखने के लिए मिलता है। उल्फा संगठन और असम में हमें आतंकवाद दिखाई देता है। 1989 के अंतिम महीनों में असम में एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ जिसका नाम था उल्फा
और इस संगठन ने अपना लक्ष्य घोषित किया असम के संप्रभु राज्य की स्थापना, यानी कि भारतीय संघ से अलग संप्रभु असम राज्य की स्थापना। उल्फा के हिंसक आंदोलन, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या के तौर तरीके प्रारंभ हुए और 1991 के प्रारंभ से ही उल्फा की जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनमें बहुत अधिक वृद्धि हो गई और जो असम था असम को अशांत क्षेत्र के रूप में भारत सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया और उल्फाओं के विरुद्ध ऑपरेशन बजरंग नाम से एक सैनिक कार्यवाही की गई, जिसमें कि आंशिक सफलता ही प्राप्त की जा सकी। इसके बाद ऑपरेशन बजरंग 1991 में एक शुरू किया गया, ऑपरेशन राइनो संचालित किया गया और इसके माध्यम से जो कुछ हद तक आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की गई। और यदि लेकिन हम आज देखें तो आज असम ही नहीं बल्कि जो पूरा उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर हमें उग्रवाद की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हमें अभी भी वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। नक्सलवादी आतंकवाद हमें देखने के लिए मिलता है। नक्सलवादी आतंकवाद का अर्थ है माओ त्से-तुंग की क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद। ये अपना लक्ष्य बताते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना। और 67-71 के वर्षों में बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया और इसका सबसे अधिक जो जोर था वो हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है, जिसके प्रमुख नेता पंडित पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार और कन्नू सान्याल थे, आंध्र प्रदेश में बी नारायण। और इन्होंने जो सबसे प्रमुख तरीका जो अपनाया वह था कि भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर भूमिपतियों के विरुद्ध खूनी संघर्ष किया जाए। नक्सलवादी आतंकवाद के विरुद्ध शासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ जो आतंकवाद के कुछ नए अधिक व्यापक और राज्य व्यवस्था के लिए कुछ नए रूप हमें दिखाई देते हैं जो कि चुनौतीपूर्ण है काफ़ी अधिक। बिहार में हमें अकड़ों पिछड़ों के बीच भारी विरोध की जो स्थिति है वह दिखाई देती है और जब ये व्यापक हिंसा वहाँ पर जो होती है वह जातीय आतंकवाद का ही एक रूप होती है और एक इस रूप में दिखाई देती है वो हमें। और जो आतंकवाद है वो आतंकवाद अपने भिन्न भिन्न जो स्वरूप हैं उन भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमें पूरे समाज में उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी मजदूर और कृषक संगठन भी आतंकवादी तौर तरीके अपनाते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में पुलिस और सेना सामान्य जनता को आतंकित करने के लिए अनेक बार आतंकवादी तौर तरीके अर्थात जो भयभीत करने वाले तौर तरीके हैं उनको अपनाने का प्रयास करती हैं।